नमस्कार। राजेंद्र फिल्म्स पर सितारों के जहां में मैं कीर्ति प्रकाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथियों, आज हम आपके लिए चुनकर लाए हैं एक ऐसी सितारा जिसका नाम बॉलीवुड के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में शामिल है। आप तो समझ ही गए होंगे, जी हाँ, वो है मधुबाला। 1950 के दशक में मधुबाला सबसे लोकप्रिय, सबसे अधिक एंटरटेन करने वाली अभिनेत्री रही और सबसे अधिक पेमेंट उस समय मधुबाला की रही। उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में काम किया, अपनी भूमिकाएं निभाई, जिनमें महाकाव्य नाटक से लेकर सामाजिक हास्य यानी कि कॉमेडी तक शामिल थी। उनका अभिनय जो था वो भारतीय नारी की छवि को पर्दे पर दिखाता था। मधुबाला का नाम बचपन में यूं तो मुमताज जहां बेगम दहलवी रखा गया था, लेकिन बाद में बॉलीवुड की पहली महिला प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और पहली अभिनेत्री देविका रानी ने उनका नाम फिल्मों के लिए बदलकर मधुबाला कर दिया था। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता एक जनजातीय पश्तून वंशज मुस्लिम परिवार के थे। मधुबाला के अलावा उनके परिवार में कहते हैं कि 10 भाई बहन और थे, जो शायद 4-5 उनसे बड़े और उनसे छोटे भी। ऐसा भी है कि मधुबाला के 4-5 भाई बहन बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन जो बड़े होने तक जीवित रहे, वयस्क होने तक जो जीवित रहे, उनमें कनीज, फातिमा, अल्ताफ, चंचल और जाहिदा थी। जाहिदा और चंचल के साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में आगे काम भी किया था। उनके पिता अताउल्ला खान ब्रिटिश सरकार की दिल्ली स्थित इंपीरियल टोबैको कंपनी में एक कर्मचारी थे। अताउल्ला खान बहुत ज्यादा रूढ़िवादी थे, इसलिए ना तो मधुबाला को ना ही उनकी किसी और बहन को कोई फॉर्मल एजुकेशन दी गई। मधुबाला ने फिर भी अपने पिता के मार्गदर्शन में उर्दू और हिंदी के साथ साथ अपनी मूल भाषा यानी कि पश्तून ये भी पढ़ना और लिखना सीखा था। शुरू से ही मधुबाला को फिल्मों का बहुत शौक रहा, बहुत शौकीन थी मधुबाला। और अपनी माँ आयशा बेगम के सामने वो अक्सर अपनी पसंद के जो उनके उस वक्त के फिल्मों के जो चरित्र हुआ करते थे उसको किया करती थी, उसका एक्ट किया करती थी, उसके डायलॉग्स बोला करती थी, सीन की एक्टिंग किया करती थी। उनका बचपन का जो अधिकांश समय था वो मनोरंजन के लिए डांस और फिल्मी पात्रों की नकल करने में बीतता था। लेकिन उनके पिता इतनी ज्यादा रूढ़िवादी थे कि उन्होंने मधुबाला को फिल्मों में जाने से साफ साफ मना कर दिया था, जब मधुबाला ने अपनी इच्छा अपने पिता के सामने जाहिर की थी। उसके बाद क्या हुआ कि 1940 में ही उनके पिता का यानी कि अताउल्ला खान का उनके अपने सीनियर के साथ कोई बहस हो गई, कोई नोकझोंक हो गई और उसके बाद उनको वहां से निकाल दिया गया। वो रास्ते पर आ गए, यानी कि आर्थिक स्थिति सामने थी। ऐसे में अताउल्ला खान ने फिर से मधुबाला के इस फैसले के बारे में सोचा, जो उनकी बेटी ने उनको बताया था कि उनको फिल्मों में जाना है, तो उनका फिर से फिल्मों को लेकर जो उनकी सोच थी वो बदली, या कहे कि मजबूरी में ये सोच उनको बदलनी पड़ी। और इस तरह से मधुबाला का फिल्मों में जाने का जो रास्ता था वो साफ हो सका। और सबसे पहले 7 साल की उम्र में मधुबाला को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर खुर्शीद अनवर की रचनाएं गाने के लिए मौका मिला। उन्होंने वहां महीनों तक काम किया और बॉम्बे में स्थित स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के जो महाप्रबंधक थे राय बहादुर चुनीलाल, उनके परिचितों में वो शामिल हो सके। चुनीलाल बेबी मधुबाला को बहुत पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने मधुबाला के करियर को ध्यान में रखते हुए उनके पिता अताउल्ला खान से ये कहा कि आपको बेहतर लाइफस्टाइल के लिए मुंबई जाना चाहिए। उन्होंने अताउल्ला खान को मुंबई जाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह दिल्ली में जन्मी और पली बड़ी मधुबाला 8 साल की उम्र में सन 1941 में अपने परिवार के साथ बॉम्बे चली गए। खान का परिवार वहाँ उत्तर पश्चिमी बॉम्बे के मलाड क्षेत्र में मौजूद एक गौशाला के पास बस गए। स्टूडियो की अधिकारियों की मंजूरी के बाद चुनीलाल ने मधुबाला को बॉम्बे टॉकीज के प्रोडक्शन में एक टीनेजर की भूमिका के लिए साइन किया और वेतन रखी गई 150 रुपए प्रति माह। इस तरह मधुबाला का नाम फिल्मों के साथ जुड़ा और ये फिल्म थी जिसका नाम था बसंत। फिल्म जुलाई 1942 में रिलीज हुई और बहुत ही ज्यादा हिट रही, कमर्शियली हिट रही। उसके बाद मधुबाला को बॉम्बे में कई छोटी बड़ी नौकरी और भी करनी पड़ी, क्योंकि घर का खर्च चलाना था। और इस तरह आर्थिक खर्चे के लिए मधुबाला का बचपन भी संघर्ष में गुजरता रहा। मधुबाला के बचपन की जब हम बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम मीना कुमारी की बात कर रहे हों। क्यों? क्योंकि मधुबाला और मीना कुमारी के बचपन में बहुत ज्यादा ही सामंजस्य था। दोनों का ही बचपन से आर्थिक खर्चे के लिए दोनों को फिल्मों में काम करना पड़ा, दोनों के ही पिता के संरक्षण में आगे बढ़ना पड़ा, दोनों का ही बचपन बिना पढ़ाई लिखाई
कमाई के गुजरा और दोनों ने ही इसके बावजूद अपने पिता से अच्छी खासी हिंदी, अंग्रेजी और अपने मूल भाषा की तालीम ली थी। बहरहाल आपको एक बात और भी बता दूं कि जब बाल कलाकार के रूप में मधुबाला काम कर रही थी, उन्हीं दिनों बाल कलाकार के रूप में मीना कुमारी भी काम कर रही और इस तरह किसी फिल्म के सेट पर शायद उन दोनों की मुलाकात हुई होगी और बचपन से ही वो दोनों बहुत घनिष्ठ सहेलियां बन गई थी। इसका कारण ये भी रहा होगा कि दोनों की स्थितियां बहुत ज्यादा ही सिमिलर थी। शायद इन्हीं चीजों ने दोनों को जोड़ा होगा। और आपको बताऊं कि ये दोस्ती हमेशा के लिए रही। हालांकि बड़े होने के बाद दोनों का कॉम्पिटिशन प्रोफेशनल स्तर पर बहुत जारी रहा, लेकिन उनकी आत्मीयता में, उनकी दोस्ती में, उनके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई और दोनों ने हमेशा ही अपनी जब भी कोई दिल की बात, रूहानी बात शेयर करनी होती थी तो एक दूसरे को ही याद करती। चलिए बहरहाल बढ़ते हैं मधुबाला के जीवन की तरफ। मधुबाला को 1944 में बॉम्बे टॉकीज की सर्वसेवा और अभिनेत्री, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जी हाँ, जो फिल्मों की पहली प्रोड्यूसर डायरेक्टर देविका रानी थी, उन्होंने अताउल्ला खान को एक बार बुलाया कि मधुबाला को किसी फिल्म में वो लेना चाहती हैं। अताउल्ला खान मधुबाला को लेकर वहाँ पहुँचे, लेकिन खैर किसी कारण से मधुबाला का सिलेक्शन उस फिल्म के लिए तो नहीं हुआ, लेकिन अताउल्ला खान को फिल्मों में एक बेहतर कल की उम्मीद नजर आने लगी। उनका फिल्मों को लेकर अब पूरी तरह डिसीजन ये हो चुका था कि मधुबाला फिल्मों में काम करेंगी और उनको और उनके पूरे परिवार को मुंबई में, जो कि तब का बम्बई था, यहाँ बसना चाहिए। और इस तरह अताउल्ला खान पूरे परिवार को लेकर फाइनली बम्बई में बस गए और मधुबाला को लेकर दर दर, कहते हैं कि स्टूडियो दर स्टूडियो वो जाने लगे ताकि मधुबाला को अच्छी फिल्में मिल सके। और ये हुआ कि इस तलाश में शहर भर के जो स्टूडियो थे वहाँ के चक्कर लगने लगे। मधुबाला जल्द ही चंदूलाल शाह के स्टूडियो रंजीत मूवीटोन के साथ 300 रुपए के मासिक भुगतान पर 3 साल के लिए अनुबंध पर चुन ली गयी। आर्थिक स्थिति जब बेहतर हुई तो परिवार गौशाला से निकलकर मलाड के किराए के घर में शिफ्ट हो गया। मधुबाला की जद्दोजहद चलती रही और कुछ ही समय बाद कई फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाओं में मधुबाला दिखाई देने लगी। उसकी एक्टिंग पर लोगों का ध्यान गया और फिर वो आगे बढ़ती ही गयी। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और उनकी नजाकत उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। उनके अभिनय, प्रतिभा, व्यक्तित्व और खूबसूरती को देखते हुए भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महान अभिनेत्री का उनको खिताब हासिल है और हिंदी फिल्मों के समीक्षक मधुबाला के अभिनय काल को स्वर्ण युग की उपाधि देते हैं। उन्होंने साल 1940 के दशक से लेकर आगे 2 दशकों तक बहुत बेहतरीन काम किया। उनकी फिल्मों में नीलकमल जो 1947 में आई, अमर जो 1954 में थी, हॉरर फिल्म महल 1949 में और रोमांटिक फिल्मों की बात करें तो बादल जो 1951 में आई, तराना ये भी 1951 में आई थी। इन फिल्मों से मधुबाला को जबरदस्त सफलता हासिल हुई। मिस्टर एंड मिसेस 55 जो 1955 में आई थी, चलती का नाम गाड़ी जो 1958 में आई और हाफ टिकट जो 1962 में आई। इसके साथ हावड़ा ब्रिज, काला पानी जैसी कई फिल्मों ने उन्हें कमर्शियली हिट बना दिया। और 1960 में आई म्यूजिकल हिट बरसात की रात का तो कहना ही क्या था। उसके बाद हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मधुबाला थी। और फिर इसी साल रिलीज हुई उनकी फिल्म मुगले आजम, जिसके बारे में बताने की तो जरूरत ही नहीं है। सभी जानते हैं मुगले आजम के सेट पे क्या हुआ, मुगले आजम कितनी बड़ी हिट रही। जो अब तक प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो सदी का सबसे महान फिल्म जिसे कहा जाता है, उसकी हीरोइन बनी मधुबाला और इस किरदार को करने के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। मुगले आजम उस समय भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। हालांकि मुगले आजम करने के दौरान ही मधुबाला गंभीर रूप से बीमार रहने लगी थी। मुगले आजम उनकी मोहब्बत का भी आखिरी सफर साबित हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिलीप कुमार साहब और मधुबाला एक दूसरे को बहुत चाहते थे और कई सालों से, तकरीबन 8-9 सालों से एक दूसरे के रिलेशन में थे। लेकिन इसी फिल्म को करते हुए वो दोनों हमेशा के लिए अलग भी हुए और उसके बाद मधुबाला ने किशोर कुमार के साथ शादी कर ली और हमेशा के लिए उनकी मोहब्बत का सफर दिलीप कुमार साहब के साथ खत्म हुआ। खैर, इसके बाद जब मधुबाला गंभीर रूप से बीमार हो गई थी तो शादी के बाद किशोर कुमार उनको लेकर विदेशों में भी गए ताकि उनका इलाज हो सके। लेकिन उनकी बीमारी इतनी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ चुकी थी कि उनका इलाज नहीं हो सका और इसीलिए वो धीरे धीरे फिल्मों से दूर होने लगी थी। बाद में उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे छोटे छिटपुट रूप से कहें कि काम किया और फिल्म शराबी जो 1964 में आई थी, इस तरह ये उनकी अंतिम फिल्म रही। उनकी हेल्थ प्रॉब्लम उनके वैवाहिक जीवन में भी कड़वाहट घोलने लगा था
और इसीलिए बाद के दिनों में मधुबाला अपने पिता के ही घर में अकेली रह गई थी। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि किशोर कुमार साहब भी आखिर वक्त में साथ नहीं निभा पा रहे थे, कहें कि वो अपने करियर में इतने बिजी थे और मधुबाला इतनी गंभीर रूप से बीमार थी कि दोनों में सामंजस्य बिठाना मुश्किल था थोड़ा। खैर, उसके बाद बता दें कि मधुबाला को हुआ क्या था, किस तरह की बीमारी थी। तो मधुबाला एक्चुअली जन्म से ही बीमार थे। उनको वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष नाम की एक बीमारी थी, जिसका मतलब होता है हृदय में छेद होना। लेकिन जब तक वो लगभग 17-18 साल की थी तो इसका कोई भी जो कारण था वो परिलक्षित नहीं हो रहा था, यानी कि उन्होंने 17-18 साल तक इससे कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही उनके परिवार को इसके बारे में पता था। लेकिन जब इसके असर दिखाई देने शुरू हुए तो पता चला कि उस वक्त इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था और इस तरह से मधुबाला बहुत कम उम्र में से पीड़ित होती चली गई। और शादी के बाद जबकि किशोर साहब ने कोशिश भी की थी कि उनका इलाज हो सके, लेकिन नहीं हो पाया बीमारी बढ़ जाने के कारण। और इस तरह से इतना अधिक नाम, दौलत, शोहरत कमाने वाली, हासिल करने वाली मधुबाला मात्र 36 वर्ष की आयु में इस दुनिया से विदा ले ली। सन 2008 में एक आउटलुक पोल के रिजल्ट ने उन्हें बॉलीवुड के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। फिर किसी और सितारे के साथ मुलाकात करूंगी। मुझे यानी कीर्ति प्रकाश को दीजिए अनुमति। आपसे फिर मिलूंगी सितारों के जहां में। नमस्कार।